अगर इस चैप्टर को और अच्छे से समझना है और क्लास 9th में हाईएस्ट स्कोर करना है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 देखकर आएं। यहां आई बटन पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को आधा कंप्लीट कर चुके हैं, वाटरफॉल तक। वाटरफॉल के बाद आप तुरंत अपनी बुक में देखोगे आपको मिलेगा एक वर्ड मिएंडर। यहां हम मिएंडर्स को पढ़ने वाले हैं। भैया क्या होता है मिएंडर? आपने जब भी डिस्कवरी देखा होगा तो डिस्कवरी में आपको मैन वर्सेस वाइल्ड नाम का एक शो दिखता है। उसके अंदर आप जब भी हेलीकॉप्टर शॉट होता है तो उसमें आपको इस तरह की कोई ना कोई रिवर देखने को जरूर मिलती है। इस ही सांप जैसी रिवर को क्या बोला जाता है भाई? इसको बोलते हैं हम मिएंडर्स। क्या बोलते हैं? मिएंडर्स। देखते हैं मिएंडर होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। चलिए भैया, ए मिएंडर इज अ वाइंडिंग कर्व और बेंड इन द मिडल और लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। क्या कहते हैं? मिडल में और लोअर में। मिडल में कैसे भैया? कि मिडल में इस जगह पर, या फिर कहां पर बोला है? मिडल और लोअर, या फिर इस जगह पर क्या होता है? बाइंडिंग कर्व होता है एक। ठीक है। और क्या कहते हैं? रिवर फॉर्म ड्यू टू दी लेटरल इरोजन। अब ये लेटरल इरोजन क्या होता है सर? देखो क्या लिखा है यहां पर, वर्ड को ध्यान रखना, लेटरल इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इसका मतलब होता है जब भी बात किनारों की हो रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? लेटरल। किनारों की बात हो रही है तो लेटरल है, इसमें फ्रंट नहीं है, बैक नहीं है, सिर्फ किनारों की बात हो रही है, लेटरल इरोजन। और अच्छे से समझ में आएगा ये। देखिए आगे क्या होता है? लेटरल इरोजन और डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। As the river flows, it erodes the outer bank of bends and deposits sediment on the inner bank. भाई देखो, इस लाइन को और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। As the river flows, it erodes the outer bank. इरोजन का मतलब डिपोजिशन का पिछले वीडियो में समझा दिया है। Outer bank of bend and deposits sediment on the inner bank. देखो, अब यहां पर आप समझो, इस नदी में ये जो रिवर है आपकी, इसके अंदर ये वाला कॉर्नर जो है, यहां पर ये वाला कॉर्नर देखोगे ना आप, ये क्या है? ये है इसका आउटर बैंक। क्या है बेटा? ये वाला हिस्सा है इसका आउटर बैंक है। क्या है? आउटर बैंक है। यहां पर से सेडिमेंट इन्होंने लिए, यहां से सेडिमेंट लिए इन्होंने, और कहां जमा करे? इनर बैंक पर। कहां है ये? क्या है? ये है आपका इनर बैंक। आउटर बैंक से लिया, मतलब कि ये देखो आप, यहां से पानी का प्रेशर आ रहा है ना? यहां से पानी का प्रेशर आ रहा है, यहां पर टकराया पानी, फिर यहां से वो उठाकर लेकर गया, यहां से वो सेडिमेंट्स को या जो भी फर्टाइल सॉइल है यहां से उठाकर लेकर गया, फिर इधर लाया और यहां पर उसने उसको डिपॉजिट कर दिया। किसको? सेडिमेंट को कर दिया। बैंक में भी जब आप पैसा जमा करते हो क्या बोलते हो? डिपॉजिट। क्या बोलते हो? डिपॉजिट। तो उसने भी यहां से उठाया और यहां पर जमा कर दिया, यानी कि डिपॉजिट उसको कर दिया है। और क्या है सर इसके अंदर? इसके अंदर है ग्रेजुअली क्रिएटिंग लार्ज लूप्स, की उसको उससे मिट्टी इरोड करती रहती है तो लार्ज लूप बनते रहते हैं। मिएंडर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बिकॉज द फर्टाइल सॉइल। यहां पर फर्टाइल सॉइल लिखा हुआ है। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहां पर आप देखो, जैसे कि ये मिएंडर बनता हुआ आ रहा है, इसके साइड्स में क्या है? यहां पर पहाड़ों से बनती हुई क्या आई भैया? एलुवियल सॉइल आई, यानी कि फर्टाइल सॉइल उसके साथ साथ आती रही। यहां पर साइड्स में जमा होती रही एलुवियल सॉइल। अब यहां पर एलुवियल सॉइल जमा हो रही है तो क्या होगा? इसके आसपास क्या बन जाएगा? एक फर्टाइल लैंड बन जाएगा। फर्टाइल लैंड बन जाएगा तो क्या हो सकता है? उस पर अच्छा एग्रीकल्चर हो सकता है। मिएंडर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। भैया हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वहां पर खेती हो पा रही है, फिशिंग हो पा रही है। इंपॉर्टेंट ह्यूमंस बिकॉज द फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट अमंग द बैंक सपोर्ट एग्रीकल्चर मेकिंग दीज एरियाज आइडियल फॉर फार्मिंग। समझ में आई इतनी बात? दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न्स। अब ये सेटलमेंट पैटर्न्स क्या होते हैं भैया? देखो, सेटलमेंट पैटर्न होते हैं जहां पर नदी है, अच्छी सॉइल है, वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, और जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है उसके आसपास में ही क्या रहेंगे? लोग रहेंगे। इसको बोलते हैं सेटलमेंट्स, यानी कि वहां पर इंसान सेटल हो रहे हैं, अपने अपने घर वहां पर बना रहे हैं, मतलब सेटल हो रहे हैं। मेकिंग दीज एरियाज आइडियल फॉर फार्मिंग, ये सेटलमेंट पैटर्न हो गया। एज विलेज एंड टाउन एंड डेवलप ऑन दी जेंटल स्लोप नियर मिएंडर्स। मिएंडर्स के पास जो जेंटल स्लोप होते हैं, जेंटल स्लोप मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के स्लोप होते हैं। एक तो ये होता है जिसको स्टीप स्लोप बोलते हैं, अगर इतना भी है तो स्टीप स्लोप होगा, लेकिन अगर वो ऐसा है तो वो जेंटल स्लोप हो जाएगा, जिस पर लोग चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं आराम से। ठीक है, ओके, इतनी बात हुई। अच्छा, इन एडिशन मिएंडरिंग रिवर्स, मिएंडरिंग क्या है? मिएंडरिंग हो रही है, यानी कि क्रिया और कर्ता वाला है ना, मिएंडर्स और मिएंडरिंग, टीचर और टीचिंग, इस तरह से। चलिए, स्टूडेंट और रीडिंग, इस तरीके वाली बात है। मिएंडरिंग रिवर कैन बी यूज्ड फॉर नेविगेशन, नेविगेशन के लिए यूज होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मिएंडर है,
जिस तरफ मियंडर बह रहा है तो जरूर 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 कुछ ना कुछ दूर जाके उसके पास में क्या होगा, या तो कोई बड़ी लेक होगी या फिर कोई ना कोई ओशन यहां पर होगा। तो नेविगेशन के काम आता है, इरिगेशन के काम आता है। क्यों? क्योंकि अच्छा पानी वहां से आ रहा है, पहाड़ों से अच्छा पानी आ रहा है, तो सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, उसमें पानी करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन के लिए ये जरूरी हो जाता है। और क्या होता है भैया? टूरिज्म होता है, इससे स्कैनिक कर्व क्रिएट अट्रैक्टिव लैंडस्केप, अच्छे सुंदर सुंदर शेप के लैंडस्केप बनते रहते हैं। एंड ग्रैंड अनीकट, भैया देखो ग्रैंड अनीकट ऑल्सो नोन एज कल्लानी इन तमिलनाडु, इसको किसने बनाया था भैया? देखो ये एक डैम है, इरिगेशन के लिए बनाया गया था। किसने बनाया था? इसको बनाया था चोल वंश ने। चोलास एक रूल था, एक वहां पर डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी, तमिलनाडु में, साउथ में, उन्होंने ये बनवाया था। डेल्टा क्या होते हैं? मियंडर्स यहां तक हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। डेल्टास पर आ जाते हैं। देखो डेल्टास क्या होते हैं, ओके, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम। देखिए भैया, ठीक है, डेल्टास क्या होते हैं? यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखो, ओहो हो, इतनी सारी रंगाई पुताई सर। देखिए भैया, a delta is a landform formed at the mouth of a river where it flows into a sea, ocean or lake and deposits the sediment it has carried from upstream। बात बोली है अपस्ट्रीम, तो सर ये अपस्ट्रीम क्या होता है? हर चीज समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। देखो भैया अपस्ट्रीम क्या होती है, यहां पर आप देखो, ये कौन सा कलर आ गया बाबू भैया? ये देखिए, यहां पर आप आ जाओ तो ये क्या बनेगा आपका? पहाड़ है, पहाड़ से आपकी नदी बहती हुई आ रही है ना, नदी बहती हुई आ रही है, यानी कि अप स्ट्रीम से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। और कहां पर जाकर गिर रही है वो नदी, कहां पर जाकर उसका एंड हो रहा है? वो हो रहा है यहां पर ओशन में, ठीक है। कहां पर जाकर गिर रही है? वेयर इट फ्लोज इनटू अ सी, सी के अंदर या लेक के अंदर, और डिपॉजिट कर रही है सेडिमेंट्स को। सेडिमेंट्स क्या है? जो यहां से, यानी कि पहाड़ों से या बीच बीच में से कहीं कहीं से सेडिमेंट्स नदी अपने साथ लेकर आई है, वो डिपॉजिट कर रही है सी में, ओशन में या फिर लेक में। Over time, these deposits accumulate to form a fan-shaped or triangular area of land। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो आप लोग कभी नदी किनारे जाते होगे ना, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, आप कभी ऋषिकेश गए हो, आप कभी ब्रिज घाट गए हो, ऐसी जगहों पर अगर आप गए हैं जहां पर रेतीली नदी होती है और बीच में छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े, रेत के टुकड़े बने हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है डेल्टा। क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। यहां से पहाड़ों से नदी आई, नदी से सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए, चाहे वो रेत है, पत्थर है, बजरी है या जो भी है, वो क्या होता है? ओशन के, लेक के या सी के आने से पहले यहां पर कुछ ट्राइंगुलर डेल्टास फॉर्म हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं फैन शेप्ड। कैसे होते हैं? फैन शेप्ड ट्राइंगुलर होते हैं। क्यों होते हैं ट्राइंगुलर? क्योंकि कंटिन्यूअसली रिवर फ्लो यहां से ऐसे होता रहता है ना, तो क्या होते हैं? ये ट्रायंगुलर हो जाते हैं। डेल्टास आर हाईली फर्टाइल ड्यू टू रिच एलुवियल सॉइल, मतलब कि पहाड़ों से आ रहा है तो अच्छी मिट्टी तो इनके साथ साथ आ ही रही है, तो क्या हुआ? फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल इनके साथ आती है। चलिए यहां पर क्या बात हुई? मेकिंग देम आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, और इसी के साथ साथ डेल्टा इसको क्या बनाते हैं? मेकिंग देम आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सपोर्टिंग क्रॉप्स, यानी कि फसलों को और अच्छा करने के लिए क्या बना देती है? बढ़िया बनाती है। सच एज राइस एंड जूट। अब राइस एंड जूट, इसमें अभी एक आपके पास पिक्चर दी हुई है नीचे सुंदरबन डेल्टास की। सुंदरबन कहां है? सीधी सी बात है, बंगाल में है। और बंगाल में भैया क्या खाया जाता है सबसे ज्यादा? वहां सबसे ज्यादा खाया जाता है राइस, है ना। किसकी वजह से हो रहा है ये? अब आपके समझ में आया होगा, ठीक है, वहां पर राइस ग्रो हो रहा है। जूट सबसे ज्यादा कहां होता है भैया? जूट भी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे होता है, या अलग अलग रिवर्स के किनारे होता है। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग। अब भैया बंगाली की बात हो रही है तो फिशिंग और राइस, इन दोनों को तो भूला जा ही नहीं सकता है, और जूट भी, है ना। जूट याद रखना जब भी पढ़ो, तो जूट सबसे ज्यादा, इंडिया का 80% जूट कहां होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। चलिए और क्या बात हो रही है यहां पे? एज द मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर क्रिएट डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का मतलब होता है समुद्री लाइफ, यानी कि पानी के अंदर वाली लाइफ को एक्वेटिक लाइफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिक्स होते हैं। फ्रेश वाटर जो पहाड़ों से आ रहा है, नदियों से आ रहा है, सॉल्ट वाटर जो समुद्र का मिक्स हो रहा है, तो डिफरेंट काइंड की उसमें क्या बनती है?
एक्वेटिक लाइफ बनती है, तो अलग अलग मछलियां या जीव जंतु पेड़ पौधे उसके अंदर बनते हैं। मैनी डेल्टास सपोर्ट डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स, बहुत सारे डेल्टास के पास क्या होते हैं, डेंस ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, या तो कोई गांव होता है या पूरा का पूरा शहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, या तो वहां पर फसल अच्छी होती है या वहां पर मछलियां अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करती है। एग्जाम्पल ले लेंगे हम कोलकाता का, ठीक है। गंगा नदी के किनारे डेल्टा होते हैं, वहां पर भी लोग मछली पकड़ते हैं, ठीक है। ओके, मैनी डेल्टा सपोर्ट डेंस ह्यूमन सेटलमेंट एंड आर सेंटर ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, मनी सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट। हुगली नदी है ना, हुगली नदी है, वहां पर क्या हो रहा है, स्टीमर चल रहे हैं। मुंबई है, वहां पर देखो स्टीमर चलते हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सेम एज तमिलनाडु, ठीक है। बिकॉज रिवर प्रोवाइड नेविगेबल रूट्स, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप कहीं जंगल में खो जाओ तो जिस तरफ से नदी बहती हुई आ रही है, यानी कि वो ऊपर से ऐसे ऐसे आ रही है और इधर की तरफ ग्रो कर रही है, इधर की तरफ बह रही है, तो आपको नदी की धारा की दिशा में चलते रहना होगा। ओके, यहां पर क्या है, और however they can also be prone to flooding which affects human life and activities। फ्लड भी इन्हीं की वजह से आ जाता है, या फिर ये कंट्रोल भी कहीं कहीं पर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व उसके अंदर हो जाती है। चलिए यहां पर देखो, पहले तो आपको इसके अंदर दिखाया गया है सीधा सीधा सा डेल्टा क्या आता है। नंबर 1 पे यहां देखो आप, रिवर फ्लो हो रही है, यहां पर है ना, रिवर फ्लो हो रही है। अब रिवर के पानी के प्रेशर से यहां पर जो रेत का टीला, मिट्टी का टीला बना हुआ है, वो क्या हो रहा है, ट्रायंगुलर शेप, फैन शेप में हो रहा है। और क्या बताते हैं, यहां देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग जगह। अच्छा, ये आइलैंड और बार, इसी को बोलते हैं डेल्टा और सी यानी कि इस जगह पर आके ये सारा पानी क्या हो रहा है, into a sea, where it flows into a sea, है ना, ये सारी चीज हो रही है। आगे चलते हैं, वेव्स एंड करंट से पहले अभी तो ये भी बहुत है ना, लेट्स एक्सप्लोर। हैव यू हर्ड अबाउट दी सुंदरबन डेल्टास? अभी आपको मैं बंगाल की बात बता रहा हूं, उसी के अंदर क्या है, सुंदरबन है, वन ऑफ दी मोस्ट अच्छा डेल्टा है ये। क्या है, सुंदरबन डेल्टा। ट्राई एंड एक्सप्लोर इट्स यूनिकनेस। यूनिक क्या है, मैंने बोला कि वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डेल्टा है। अब ये डेल्टा इसलिए है क्योंकि इसके आसपास एक्वेटिक लाइफ बहुत जबरदस्त है, ठीक है, इसके आसपास एनिमल लाइफ बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ यहां पर सारी लाइफ इतनी बढ़िया है कि डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स भी सुंदरबन डेल्टा के पास होते हैं। शेर का शिकार यहां पर शेर आदमखोर होते हैं, क्योंकि इंसानों का शिकार भी वो अच्छा खासा करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ यहां पर बहुत ज्यादा डेंस ह्यूमन सेटलमेंट होती है। चलिए भैया, और क्या है, देखिए वेव एंड करंट पर आ जाते हैं सीधा सीधा। ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है सुंदरबन डेल्टा की, फिर भी मैंने आपको बता दिया इतना, है ना। यहां पर चलते हैं, क्या बात हो रही है, वेव एंड करंट। वेव का मतलब क्या होता है और करंट का मतलब क्या होता है? सर वेव का मतलब भी कोई मुश्किल थोड़ी होगा। देखो भैया, वेव एंड करंट यानी कि लहरें, वेव का मतलब होता है लहर, है ना, लहर, और इसका मतलब होता है धारा। क्या होता है करंट का मतलब? करंट का मतलब होता है धारा। यानी कि मान लो आपके पास कोई भी एक जगह है, मानो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से जो भी करंट इधर उधर जा रहा है, कौन सा करंट है, कौन सा फ्लो है ना, कोई भी फ्लो है, चाहे वो वार्म वाटर करंट हो, गर्म पानी की धारा हो, या फिर वो आपकी ठंडे पानी की धारा हो, इसको क्या बोलते हैं हम? करंट बोलते हैं। वेव एंड करंट, वेव एंड करंट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ओशियनिक सरफेस। क्या बताया? ओशियनिक सरफेस पर लगातार मूव करती रहती है। क्या? वेव्स एंड करंट, लहरें और धारा लगातार मूव करती रहती हैं, वो एक जगह स्टक नहीं होती हैं। ओशियनिक सरफेस, दे वर्क इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? देखो भैया, कोस्टल एरिया होते हैं जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इस वाले साइड में आप आ जाओ, यहां पर आ जाओ, तो इसको क्या बोलेंगे? कोस्टल एरिया। क्यों? क्योंकि यहीं पर है सिडनी, यहीं पर है मेलबर्न, है ना, सिडनी मेलबर्न बहुत मशहूर है, तो सिडनी और मेलबर्न इस साइड में है, इसको बोलेंगे कोस्टल एरिया। ऑस्ट्रेलिया का अगर आपको टफ लग रहा है तो ज्यादा दूर जाने की नहीं है, अपने ही भारत में देखो, ये है आपका गोवा, ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका मुंबई, ये सारी चीजें क्या है? आपकी कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे होते हैं।
समझे इतनी बात को? चलिए भैया, सरफेस दे वर्क इन कोस्टल एरियाज, ठीक है, एंड रीशेप द लैंड अलोंग द कोस्टल जोन। क्या भैया? वेव, अभी ये वेव की बात हो रही है। वेव लगातार कोस्ट का शेप एंड साइज चेंज करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं सर? मान लो कि ये आपके पास एक कोस्ट है ना, एक कोस्ट है, एक बीच है, यहां पर लैंड है, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। अब यहां पर क्या होगा, लगातार यहां पर समुद्र से आती हुई लहरें जो है ना, समुद्र से आती हुई जो लहरें हैं, ये इस कोस्ट को आती है ना। लहरें कैसे आती हैं? छप करके आती हैं लहरें। तो ये क्या होगा, कभी तो यहां पर इतनी आगे भी चली जाती हैं, कभी कभी वो इतनी ही रहती हैं। तो क्या हो रहा है, बार बार वो इनका शेप एंड साइज चेंज कर रही हैं। किसका? कोस्टल जोन का। द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करंट्स क्रिएट अ रेंज ऑफ लैंडफॉर्म। कैसे बताया? देखो, वही लैंडफॉर्म का शेप चेंज हो रहा है। और क्या बात है यहां पर सर? देखते हैं भैया। ओके, अलोंग दी कोस्ट लाइन सच एज बीच। अभी हमने बीच की बात करी ना, वो बीच है आपका सैंड बार अभी आप समझोगे, एंड सी क्लिफ्स। ये कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो वेव्स एंड करंट की वजह से सी के अराउंड बनते हैं, या कोस्टल एरिया में या बीच में बनते हैं। पिक्चर्स में शो करा गया है, अभी आपको बताऊंगा। देखिए, सी केव्स, आर्च एंड स्टैक्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट वेव एंड करंट्स इन पार्ट 2 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। तो 100% इन्होंने यहां ये बता दिया है कि भैया 10th में आपका सिलेबस चेंज होने वाला है, और 10th में आप बुक्स भी नई नई पढ़ने वाले हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। इस बुक को, यानी 9th वाली बुक को, आप यही सोच के पढ़ेंगे कि भैया 10th में इसका भी बाप आने वाला है, यानी कि इसका वर्जन दूसरा आने वाला है। याद रखना, ठीक है? अभी तो आप इसका बेसिक पढ़ रहे हो, 10th में और डीप चला जाएगा। समझे? ये ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल इसीलिए दिया है क्योंकि 10th में भर भर के ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल हैं। चलिए यहां देखिए, ए बीच इज अ लैंडफॉर्म मेड अप ऑफ सैंड, पेबल एंड रॉक। देखो भैया, सैंड का मतलब होता है रेत, पेबल्स का मतलब होता है बजरी या कंकड़ पत्थर, और रॉक अलोंग द शोर लाइन ऑफ सी, ओशन और लेक क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय वेव। अब भैया, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट क्या हो रहा है, आपको फिर से बता रहा हूं। यहां पर ओशन है, ओशन के अंदर जो चीजें हैं, नदियों से जो चीजें आ रही हैं, वो चीजें कहां पर आ रही हैं? बह बह के लहरों के साथ, करंट्स के साथ वो आ रही हैं बीच पर, कोस्ट पर। समझे इतनी बात को? चलिए, और क्या हो रहा है यहां पर? बीचेस आर कॉन्स्टेंटली शेप्ड बाय वेव एक्शन। बीच क्या होता है? वेव एक्शन से हमेशा बदलते रहते हैं। वेव एक्शन, टाइड एंड करंट्स विच मूव एंड डिपॉजिट मटेरियल्स, कि मटेरियल्स का डिपोजिशन यहां पर होता रहता है अलोंग दी कोस्ट। आपने देखा है ना, मंदिरों में जो शंख बजाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं? वो भी लहरों के साथ साथ बीच पे आते रहते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल है। फॉर ह्यूमंस बीच आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, की यहां पर ट्रेड भी इससे बढ़िया चलता रहता है। रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, स्विमिंग एंड रिक्रिएशन विच बूस्ट द लोकल इकोनॉमी, यानी कि पैसा इनका चलता रहता है। तो आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमी है, उसको भी इन्होंने इसमें बता दिया है कि इकोनॉमी के लिए और क्या चीजें चाहिए। लैंडफॉर्म्स इकोनॉमी में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है? अच्छा, बीचेस ऑल्सो प्रोवाइड फिशिंग एरियाज, बीच पे फिशिंग करते हैं लोग, घूमते फिरते हैं। कोस्टल कम्युनिटीज रिले ऑन देम फॉर कलेक्टिंग सैंड एंड शेल्स। शेल्स आपने देखा है ना, कौड़ी होती है। लड़कियां जो मुझे देख रही हैं उनको पता होगा, कौड़ियों की ज्वेलरी बनती है, सी शेल्स की ज्वेलरी बनती है, ब्रेसलेट या फिर नेकलेस उनके बनते हैं, अलग अलग चीजें बनती हैं, ठीक है? Additionally, beaches act as natural barriers against strong waves। अब यहां पर देखो, ये एक बड़ा सा पत्थर है, मानो यहां पर लहरें आ रही हैं, बड़ा सा पत्थर है, लहरें आ रही हैं, तो यहां पर रहने वाले जो ह्यूमंस हैं उन तक ये लहरें वगैरह नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये लोग क्या है? ये लोग हैं भैया बिल्कुल बिल्कुल सेफ, ठीक है? चलिए भैया, और क्या कहते हैं यहां पर? बैरियर, स्ट्रॉन्ग वेव्स, कोस्टल इरोजन हेल्पिंग सेफ गार्ड ह्यूमन सेटलमेंट नियर दी कोस्ट। बताया ना कि सेफ रहते हैं। आगे चलो, यहां पर क्या बात हो रही है? यहां पर आपको सब बताया गया है कि वो जो वर्ड्स वहां पर लिखे हैं वो असल में है क्या क्या। देखिए भैया, देखिए ये पहले वाली पिक्चर पर आइए आप, यहां पर क्या क्या है बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि मार्क करो कौन सी चीज क्या है। मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। यहां पर देखो, 1 पर क्या है आपका? बीच, आपको पता है क्या होता है। सेकंड पर कहा है कि बे, बे का मतलब होता है खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल, है ना? ये हो रहा है आपका नंबर 3 पर है सी, यानी कि पूरा का पूरा ये क्या है? ओशन है। हेडलैंड, हेडलैंड अभी आप यहां पर समझना, इस चीज को हेडलैंड बोलते हैं।
सैंड बार, यानी कि सैंड बार का मतलब है रेत से जो चीज बन जाती है बड़ी सी चट्टान की तरह, लेकिन वो रेत की होती है, सैंड बार बन जाते हैं। डेल्टा को भी सैंड बार बोला जा सकता है। फ्री एंड रिवर, अब ये फ्री एंड क्या होता है, ये चीज है आपकी फ्री एंड, कि यहां पर कुछ भी नहीं है, ये बस फ्री एंड है। और रिवर तो आपको पता ही है रिवर क्या होती है, नंबर 7 पर है रिवर। ये क्या है, रिवर है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, यहां पर डेल्टाज होते हैं। ठीक है, चलिए। कोस्टल इरोजन अकर व्हेन waves, tides and currents were away the land along the coast। कब होता है भैया, कि जब वेव, टाइड एंड करंट्स वर अवे दी लैंड अलोंग दी कोस्ट, सीधी बात है, क्रिएटिंग यूनिक लैंडफॉर्म्स। अब इसी को क्या बोलते हैं, यूनिक लैंडफॉर्म बोलते हैं। इसके अंदर ही आएगी आपकी सी केव, इसी के अंदर आपका आएगा हेडलैंड, अलग अलग बीच वगैरह, कोस्ट वगैरह इससे ही बनते हैं। सम कॉमन लैंडफॉर्म ऑफ कोस्टल इरोजन, तो इससे आपका क्वेश्चन 101% बनेगा कि कोस्टल इरोजन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो यहां पर देखो भैया, क्लिफ है आपका पहला, वेव कट प्लेटफॉर्म है, केव है, आर्च है, स्टैक्स है। क्या क्या होते हैं, क्लिफ क्या होता है, पहले तो यहां पर ये समझो। चलो भैया यहां पर आ जाओ, देखो क्लिफ क्या होता है, स्टीप रॉक फेसेस फॉर्म्ड एज वेव्स अंडरकट द बेस ऑफ द कोस्ट। क्या बोल रहे हैं, स्टीप रॉक्स। अब ये स्टीप रॉक का मतलब मैं आपको फिर बता देता हूं कि भैया ऐसे वाली जो रॉक्स होती है ना, ऐसे वाली जो रॉक होती है इसको क्या बोलते हैं, स्टीप रॉक, जिसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। क्या बोलते हैं इसको, स्टीप रॉक्स बोलते हैं। चलिए, दूसरा हो रहा है वेव कट प्लेटफॉर्म, की जो वो जगह है जो वेव से यानी कि लहरों से कटती चली जाती है, इरोजन होता चला जाता है उनका। ठीक है, दूसरा है केव की बात कर रहे हैं, केव अभी आपको यहां पर दिखाई देगी, अगले पेज पे दिखाई देगा केव आपको, सी केव। ठीक है, आर्ट्स, अभी आर्ट्स क्या होते हैं, देखो क्रिएटेड व्हेन केव ऑन अपोजिट साइड ऑफ द हेडलैंड मीट। आर्ट्स क्या होते हैं, देखो इस चीज को ही बोला जाएगा आर्च, क्या बोला जाएगा, आर्च बोला जाएगा। ये देखो यहां लिखा भी है सी आर्च, है ना, इसको बोला जाएगा आर्च। ये देखो आर्च। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसी ऐसी चीजें दी जाएंगी अपने एग्जाम में, आपको मार्क करना होगा कि क्या चीज क्या होती है। स्टैक्स क्या होते हैं, बड़ी चट्टाने, बड़ी चट्टाने क्या होती हैं, जैसे कि नंबर 3 पर देखो, ये क्या है, स्टैक, क्या है, सी स्टैक। यहां पर ये क्या है, ये है सी स्टैक। ठीक है, अच्छा, आइसोलेटेड पिलर ऑफ रॉक लेफ्ट स्टैंडिंग आफ्टर दी आर्च कोलैप्स। भाई देखो, ठीक है, जब ये आर्च खत्म हो जाता है तो खाली एक मीठी चट्टान बचती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्टैक। दीज लैंडफॉर्म नॉट ओनली शेप द कोस्टल लैंडस्केप बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्टिविटीज। क्यों, क्योंकि ये देखने में सुंदर भी लगते हैं। एज सम एरियाज आर इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म व्हाइल अदर मे नीड कोस्टल प्रोटेक्शन टू सेफगार्ड सेटलमेंट्स। ठीक है, इतनी बात, आगे चलते हैं। अब आती है बात, यहां देखो, ये देखिए, बड़ी अच्छी चीज है ये समझने के लिए, एक बार में क्लियर हो जाएगा इससे। यहां पर देखते हैं, नंबर 1 पे दे रखा है आपका हेडलैंड। अब यहां पर देखो आपका हेडलैंड क्या है भैया, ये जो चीज है असल में ये पत्थर है, ये पूरा एक पत्थर है। ठीक है, ये क्या है आपका हेडलैंड है। ठीक है, ये क्या है नंबर 2 पर आपका सी क्लिफ। सी क्लिफ, क्लिफ का मतलब भैया कि समुद्री पहाड़, आप इसको अभी तो इतना ही समझो। ठीक है, सी केव, यहां पर क्या बन रहा है आपका, सी केव बन रहा है। हाई टाइड लेवल और लो टाइड लेवल दे रखे हैं भैया आपके, कौन सा है हाई टाइड लेवल, देखो यहां तक अगर लहर जाती है तो वो हाई टाइड बन जाएगी, और आपका लो टाइड समझो पहले, ये जो आपका दे रखा है ये लो टाइड है और ये हाई टाइड है, समझे, लो टाइड हाई टाइड। और शोर प्लेटफॉर्म, यानी कि लहर अभी तो यहीं तक आती है, जो लहर देखते हो ना आप, आई उसमें थोड़ा सा डूबे, आपको भिगोया उसने, फिर पीछे चली गई, वो होता है शोर। ग्लेशियर्स पर देखते हैं, ग्लेशियर क्या कहते हैं। ग्लेशियर कैसे बनते हैं भैया, ग्लेशियर बनते हैं क्योंकि ऊंचाई पर आप जितना ज्यादा जाते जाओगे टेम्परेचर और ज्यादा माइनस होता रहेगा, तो जो बादल वहां जाते हैं वो पानी की जगह बर्फ की फॉर्म में कंसोलिडेट होते हैं, इसलिए पहाड़ की चोटियों पर बर्फ की हिमनद, हिम शाखाएं यानी कि ग्लेशियर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बनता चला जाता है। इन्हीं ग्लेशियर के पिघलने की वजह से क्या बनता है भैया, नदियां बनती हैं, वही नदियां बहकर अलग अलग चीजों में फॉर्म होती हैं और आकर समुद्र में, ओशन में या लेक में गिर जाती हैं। चलिए भैया, ग्लेशियल इरोजन क्या होता है, ग्लेशियर इरोजन में आई होप आपको दिख रहा होगा ठीक से, हाँ बढ़िया, परफेक्ट। देखो भैया, ग्लेशियल इरोजन में क्या होता है, ग्लेशियल इरोजन, इरोजन का मतलब पता है आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, अकर व्हेन ग्लेशियर स्लोली स्लोली मूविंग। ठीक है, मूव ओवर द लैंड, जब ग्लेशियर लैंड की तरफ मूव करता है स्लो स्लो, तो वो क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, ग्लेशियर इरोजन हो जाता है। अब ग्लेशियर पे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, अब देखते हैं। लैंडफॉर्म मेड फ्रॉम ग्लेशियल ग्लेसिकल
या ग्लेशियल इरोजन भी आप इसको बोल सकते हो। कौन कौन से लैंडफॉर्म इनसे बनते हैं वो देखते हैं। इंक्लूडेड यू शेप्ड वैलीज फॉर्म्ड एज ग्लेशियर। देखो यू शेप्ड वैली और आपके सर्क्स इसको बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, सर्क्स। क्या बोलेंगे, सर्क। यहां पर सिरकस भी आपको दिखेगा लेकिन इसको सर्क्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्क्स बोलेंगे। और है आपका एरेट और हैंगिंग वैली और फ्योर्ड्स। क्या बोलेंगे इसको, एफ जॉर्ड इसमें लिखा हुआ है लेकिन आप इसको फ्योर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्योर्ड्स बोलेंगे। चलिए यू शेप्ड वैली को देखते हैं पहले। यू शेप्ड वैली क्या होती है सर, देखिए भैया, यू शेप्ड वैली होती है, देखो सबसे पहले तो एक वैली ऐसी होती है, इसको क्या बोलेंगे, वी शेप्ड वैली। अब वी शेप्ड वैली के ही अंदर से यहां से भैया इसको जो चीज चौड़ा करती रहती है लेटरल इरोजन के कारण या दूसरी चीजों के कारण, और धीरे धीरे यहां पर क्या बन जाती है, यू शेप वैली बन जाती है। क्या बन जाता है, वी शेप वैली के बाद यहां पर यू शेप वैली बन जाती है। फॉर्म्ड एज ग्लेशियल वाइडन एंड डीपन रिवर वैलीज। इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर है अपने पास सर्क। सर्क क्या होता है, देखो जैसे कि सर्क्स को समझते हैं, यह आपको समझना बहुत जरूरी है, रट तो आप बहुत अच्छे से बाद में भी लोगे, मुझे पता है, भरोसा है मुझे तुम्हारे ऊपर। देखो भैया सर्क क्या होते हैं, सर्क्स होते हैं जैसे कि ये एक आपका पहाड़ है ना, ये पहाड़ है। अब पहाड़ पर गिरी हुई है क्या बेटा, बर्फ। ठीक है, पहाड़ पर गिरी हुई है बर्फ। अब इसी की वजह से बीच में पहाड़ के बीचों बीच यानी कि यहां पर क्या बन जाता है, एक बाउल शेप का गड्ढा बन जाता है। या तो उसमें ये वाली बर्फ पिघल कर आ जाती है और यहां पर क्या बन जाता है बेटा, यहां पर पानी भर जाता है, वाटर फिल्ट्रेशन यहां पर हो जाता है सारा का सारा। ये कटोरे जैसा, बाउल जैसा क्या बन जाता है, इसको ही बोलते हैं सर्क। क्या लिखा हुआ है यहां पर, बाउल शेप डिप्रेशन। बस इतनी बात समझो। ये आपका इसको क्या बोलते हैं, एरिट। एरिट क्या होता है, देखो ये आपको पहाड़ दिखा, आपको जो भी पहाड़ दिखा, मानो ये क्या है, ये एक पहाड़ है ना, ये एक पहाड़ है। अब इस पहाड़ के बीच में आप देखते हो ऐसे पहाड़ है और उसके बीच में एक बड़ी शार्प लाइन होती है, शार्प एज होता है। इसी शार्प को एज को हम क्या बोलते हैं, एरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरेट बोलते हैं। यहां पर आपको दिखाई देगा ये वाली जो चीज आपको दिख रही है ना इस पहाड़ में, इसको ही क्या बोलेंगे, एरेट बोलेंगे। और ये वाली चीज जो आपको यहां पर दिख रही है कटोरी जैसी, जिसके अंदर या तो बर्फ भरी हुई है या पानी भरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, हम सर्क्स बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब आती है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली क्या होता है भैया, देखो हैंगिंग वैली क्या होता है। हैंगिंग वैली में सबसे पहले तो ये समझो आप, जैसे कि आपको ये सब मैं इसलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूं गंदा गंदा सा, कि आपको ये हमेशा बनाना आना चाहिए। जितना अच्छा आपसे बनाना आएगा उतने अच्छे मार्क्स आप हमेशा स्कोर इसमें करेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या है, गारंटी है। देखो मैं तो अच्छा ज्यादा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, पर आप लोग डेफिनेटली मुझसे अच्छा ड्रॉ करेंगे। हाँ अब आया, काफी सही। अब देखते रहना, यहां से जो रिवर आ रही है या ग्लेशियल इरोजन होकर यहां पर जल धारा, पानी की धारा गिर रही है, इस ही पानी की धारा से एक वैली अलग से बन जाती है। वो रही इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में। ठीक है, ये क्या बन जाती है, यही होती है हैंगिंग वैली, क्योंकि ये पहाड़ से नीचे की तरफ लटक रही होती है। जो चीज लटक रही होती है बोलेंगे ना हैंगिंग या हैंग, तो ये क्या हो जाता है आपका, हैंगिंग वैली बन जाती है। ठीक है, अच्छा फ्योर्ड्स क्या होते हैं, डीप नैरो इनलेट्स क्रिएटेड व्हेन द सी फ्लड ग्लेशियल वैलीज। फ्योर्ड्स, ठीक है। These landforms are important for humans। हर लैंडफॉर्म को ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया, ये भी ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है इन सेवरल वेज। यू शेप्ड वैली एंड सर्क्स ऑफ्टन प्रोवाइड टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब ये जो सर्क आप यहां पर देख रहे हो ना, इसको बहुत जगह पर अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस भी बोला गया है। जैसे कि एक जगह है व्यास कुंड, कैलाश कुंड, ऐसी चीजें इसको क्या बोलते हैं, कैलाश कुंड, व्यास कुंड, इनको रिलीजियस प्लेसेस से भी जोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे यहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन और ज्यादा हो। ट्रैकिंग, स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग। Fjords are used for harbors and fishing while the some valleys are fertile glacial soil supports। चलिए आगे क्या है यहां पर आपका, ओके ओके ओके, यहां पर बहुत अच्छी चीज आ रही है, देखिए
क्या इसके नीचे और कुछ रहा है? छूटना कुछ नहीं चाहिए, कुछ छूटने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं छूटा है। चलिए देखिए हैंगिंग वैली। ओके, यहां पर क्या हो रहा है ये देखो, ये क्या रही आपकी हैंगिंग वैली, क्योंकि यहां से नीचे नदी गिरती है और ये क्या हो जाता है, नीचे बीच में लटक जाता है, हैंगिंग वैली हो जाती है। यू शेप्ड वैली को बोला गया है आपका ये वाला हिस्सा, यही पहले वी शेप्ड था, बाद में यही क्या बन गया, यू शेप वैली हो गया है। ग्लेशियर कहां है भैया आपका, बोल ये सारा ही सारा ग्लेशियर है, इसमें कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है। ग्लेशियल आइस आपका कहां है भैया, ग्लेशियल आइस नंबर 4 ग्लेशियल आइस। अब ये ग्लेशियल आइस क्योंकि ये मेल्ट हो रहा है और नदी की फॉर्म में जा रहा है, या कैसे भी वो आगे आगे धक्का उसको लग रहा है, बस बात खत्म। अच्छा, पॉइंट क्या था, सॉइल सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, ठीक है। एडिशनली ग्लेशियर्स आर क्रूशियल सोर्स फॉर फ्रेश वाटर। जी हां, बिल्कुल सही बात है। हमारी दुनिया का जो जितना परसेंट पीने का फ्रेश वाटर है वो किसकी फॉर्म में है, वो बड़े बड़े आइस टॉप्स की फॉर्म में है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, जो ही पिघल पिघल के नदियों में आता है और उससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और हमको पानी पीने के लिए मिलता है। क्या होता है ये ग्लेशियर्स आपके। फीडिंग रिवर्स, रिवर्स का फीडर कौन है, रिवर का फीडर है ग्लेशियर्स दैट सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन डाउनस्ट्रीम। क्लियर इतनी बात। अब बात आ जाती है मोरेन्स की। मोरेन्स क्या होते हैं, ये मरीन नहीं है, ये मोरेन है, मरीन नहीं है मोरेन है, याद रखना। आर लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ रॉक सॉइल एंड डेब्रीज कॉल्ड टिल कैरीड अलोंग द लेफ्ट बिहाइंड बाय ग्लेशियर। लेफ्ट बिहाइंड बाय ग्लेशियर्स, देखो भैया अगर आपका ये एक ग्लेशियर है तो ग्लेशियर आगे 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 बढ़ता जा रहा है और इसके आगे आने की वजह से यहां पर जो चीजें बची, यहां पर जो कचरा मिट्टी या बजरी बची उसको क्या बोलेंगे भैया, वही आपका डेब्रीज या मोरेन हो जाता है। ये वाला जो आप सड़क देख रहे हो ना, एक है ना, ये जो सड़क आप देख रहे हो, सड़क नहीं है वैसे, ये ग्लेशियर्स के निकलने की वजह से बना है, इसको ही बोलते हैं मोरेन, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लेशियर मेल्ट। क्या है, जब एक ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तब ये बनते हैं। द मटेरियल इट हैज एरोडेड फ्रॉम लैंड, यानी कि जो भी लैंड से मटेरियल मिला वो पीछे छूटता चला जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोरेन, यहां पर अलग अलग तरह के मोरेन है। कौन सा है, पहला है लेटरल मोरेन, दूसरा है टर्मिनल मोरेन और तीसरा है मीडियल मोरेन। लेटरल मोरेन कौन सा होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि लेटरल वो चीज होती है, लेटरल इरोजन, लेटरल डिपोजिशन या लेटरल मोरेन आपका वो होता है जो कि जैसे ये आपका मोरेन है ना, तो इसके कोनों में जो जमा हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लेटरल मोरेन। साइड्स में जो जमा होता है उसको लेटरल मोरेन बोलते हैं। विच फॉर्म अलोंग साइड्स हो गया टर्मिनल मोरेन, फाउंड एट द ग्लेशियर्स मेकिंग देयर फर्देस्ट एडवांस। भाई देखो क्या है, यहां पर आपको दे रखा है, ठीक है, इसी में देखेंगे फिलहाल। ये देखो टर्मिनल मोरेन, यहां पर आपका टर्मिनल मोरेन यहां ये दे रखा है, ये रहा टर्मिनल मोरेन आपका। क्या है टर्मिनल मोरेन, क्या है, फाउंड एट द एंड ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर यहां पर है तो ग्लेशियर्स के एंड में टर्मिनल मोरेन आपको दिख रहा है। अच्छा, बात यहां पर क्या है, मीडियल मोरेन, यानी कि बीच में मोरेन कौन सा है, फॉर्म्ड व्हेन टू ग्लेशियर मीट एंड देयर लिटरल मोरेन जॉइन इन द मिडल। देखो भैया यहां पर अगर एक लेटरल मोरेन है और यहां से भी ये ग्लेशियर और ये ग्लेशियर आगे जाके आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या बनेगा आपका, मीडियल मोरेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीडियल मोरेन बन जाएगा। मोरेन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बिकॉज दे ऑफ्टन क्रिएट फर्टाइल सॉइल। नीचे से सॉइल निकल रही है तो फर्टाइल सॉइल है। फॉर एग्रीकल्चर एंड can form natural dams, lakes used for water supply, irrigation and some hydroelectric power। तो जाहिर सी बात है इरिगेशन भी इंसान करेगा, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर भी इंसान जनरेट करेगा, मतलब इसके आसपास भी ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं। क्लियर इतनी बात। आगे चलते हैं, थिंक अबाउट इट में क्या लिखा है भैया, थिंक अबाउट इट देख लेते हैं भैया, अगर सोचना है तो सोच के देखते हैं। ए डिवास्टेटिंग फ्लड स्ट्रक इन चमोली। भैया चमोली कहां है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक बाढ़ आई, कब आई, February 21 विच में पीपल एंड लाइव स्टॉक लॉस देयर लाइव्स। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी एक बाढ़ आई थी। क्यों आई थी पूछा है, ये आई थी बेटा फ्लड आने, ये फ्लड आया था क्यों, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से। अब ग्लेशियर क्यों इतने ज्यादा पिघले कि बाढ़ ही आ गई, वो इसलिए पिघले ह्यूमिडेशन की वजह से और बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन की वजह से वो ग्लेशियर्स टाइम से पहले पिघले और क्या हुआ, बाढ़ आई। बस इतनी सी बात इसके अंदर है। विंड का मतलब क्या है भैया, देखो ये जो थिंक अबाउट इट है ना, इसमें से भी आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना। विंड क्या है भैया, देखो विंड का मतलब आप सबको पता है
हवा, है ना। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। क्या है, याद रखना, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है। अच्छा, द wind erosion occurs when strong winds pick up and carry away loose particle of sand and soil, gradually shaping the landscape। जैसे कि भैया यहां पर हमारे पास आप देखो अलग 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 हमारे पास ये ऐसे ऐसे लैंडफॉर्म है ना। लैंडफॉर्म क्या मतलब है, लैंडफॉर्म का मतलब है कि ये हमारे पास डेजर्ट लैंडफॉर्म है और यहां पर हमारे पास क्या चल रही है, हवा चल रही है। तो हवा यहां से कुछ पार्टिकल उठाकर लेके गई, यहां से भी हर जगह से हवा कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उठाकर लेके जा रही है। तो क्या हो रहा है, विंड इरोजन यहां पर लगातार हो रहा है। पिकअप एंड कैरी अवे लूज पार्टिकल, जो ढीले पार्टिकल होते हैं, मानो कि ढीले पार्टिकल, कमजोर पार्टिकल, यहां पर तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स हैं, इनके ही ऊपर कुछ ढीलू ढीलू से पार्टिकल भी हैं लगातार विंड इरोजन होने के कारण। तो इन लूज पार्टिकल्स को हवा अपने साथ ले जाएगी। कैरी अवे लूज पार्टिकल ग्रेजुअली शेपिंग द लैंडस्केप, और लैंडस्केप को ग्रेजुअली क्या करती है, शेप देती रहती है। which this process creates several distinctive landforms। आपको यहां पर क्या बता दिया गया है, आपको यहां पर क्या बता दिया गया है कि अलग अलग चीजें अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती हैं। ग्लेशियर से भी लैंडफॉर्म बनते हैं, विंड से भी लैंडफॉर्म बनते हैं, डेल्टास भी एक लैंडफॉर्म है, वाटर से भी लैंडफॉर्म बन रहे हैं। तो हर चीज एक लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही है, ये बात तो क्लियर हो गई है। यहां पर कौन कौन से बन रहे हैं भैया, यार्न डैंक्स बन रहे हैं, विच आर स्ट्रीमलाइन रॉक एजेस कर्व्ड बाय विंड। यहां पर देखो ये आपके यार्डेंग्स हैं, मैंने बताया जैसे कि ये हुआ आपका, है ना। तो इसके जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यहां क्या बनेंगे, यार्डेंग्स बनेंगे। अच्छा, वेंटिफैक्ट्स विच आर रॉक पॉलिश्ड एंड शेप्ड बाय सैंड ब्लास्टिंग। क्या हो रहा है, सैंड ब्लास्टिंग, बिल्कुल आपके लिए नया टर्म है ये। जैसे कि यहां आपके पास एक चट्टान है कोई सी भी, है ना, ये चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर क्या हो रहा है, लगातार विंड इरोजन हो रहा है, विंड इरोजन हो रहा है। और इसके ऊपर क्या आकर चिपक रही है मेरे भाई, क्या आकर चिपक रही है इसके ऊपर, किधर गया किधर गया, ये रहा, इसके ऊपर लगातार आके सैंड चिपक रही है, छोटे 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 सैंड के पार्टिकल। अब ये क्या होता है, ये सैंड पार्टिकल हवा की हेल्प से या अपनी खुद के नेचुरल स्ट्रक्चर की वजह से इसके ऊपर क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, जैसे रेगमाल करता है ना, घर्षण करते हैं, और क्या बनाते हैं, इसकी नेचुरल पॉलिश कर देते हैं इस स्टोन की, इस पत्थर की, है ना, इस पत्थर की। पता नहीं भाई क्यों नहीं लग रहा है ना, क्या करते हैं भाई, उसका सैंड ब्लास्टिंग यानी कि उसको घिसते रहते हैं और उस पत्थर को चिकना बनाते रहते हैं, किसकी हेल्प से, अपनी नेचुरल शेप की हेल्प से, वो सैंड पार्टिकल्स और विंड की हेल्प से। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको दे रखा है कुछ, देखिए यार्डेंग आपके हो गए ये वाले, विंड आपका क्या है, देखो आपको नंबर 2 पे विंड दे रखा है, या तो वो इस तरफ चल रही है, जरूरी नहीं है वो इस तरफ से भी चल सकती है। अब एक बात और समझो, इन्होंने कहा है कि विंड का मूवमेंट यहां से यानी कि साउथ टू नॉर्थ हो रहा है या फिर नॉर्थ टू साउथ हो रहा है। तो इसी की वजह से, इसी विंड की वजह से यहां पर ऐसे ऐसे ये लहरदार शेप्स यहां पर बने हैं। अगर विंड ऐसे ऐसे भी चलेगी तो इसके बीच में भी बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। डिफ्लेशन क्या होता है भैया, डिफ्लेशन को समझो, डिफ्लेशन हॉलोज और ब्लो आउट, बाउल आउट, है ना, ब्लो आउट सॉरी। अच्छा, हॉलोज क्या होते हैं, हॉलो का मतलब होता है एक खाली जगह, एक कैविटी जैसा बन जाता है उस जगह पर। ठीक है, यहां पर सीधा सीधा डिफ्लेशन हॉलो आपको दिखा रखा है। क्या होता है डिफ्लेशन हॉलो, देखो भैया थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ओके, विंड, ये देखो ये आया विंड आपका, ठीक है। अच्छा, ओसिस, ओसिस आपका किधर गया, यहां पर देखो, यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। और ब्लोन सैंड यानी कि जो हवा उड़ रही है, यहां से हवा आई, यहां से टकराई और यहां से हवा को यानी कि पार्टिकल को, सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को बाहर ले गई और यहां पर धीरे 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 क्या होता रहा, एक हॉलो, डिफ्लेशन हॉलो या फिर एक ब्लो लैंड यहां पर बन गया। इसके बीच में से रेत गायब होने लगी, बारिश हुई तो पानी इकट्ठा हो गया, नहीं हुई तो एक गड्ढा तो बन ही गया है। ठीक है, वाटर टेबल, यहां पर आप देखोगे, ये देखो ये क्या बना आपका, वाटर टेबल, एक इस तरीके का, ये भी वाटर टेबल ही है। ठीक है, ब्लो सैंड तो बाहर जा रही है ना, तो ये वाटर टेबल यहां पर बन जाता है। वेयर लूज
मटेरियल इज रिमूव्ड। बस इतनी बात है कि जो ढीले पार्टिकल होते हैं सैंड के वो रिमूव हो जाते हैं। एंड डेजर्ट पेवमेंट, फ्लैट सरफेस, डेजर्ट पेवमेंट क्या होती है कि यहां पर मानो कि एक सीधा सा सरफेस है, लगातार हवा ऐसे आ रही है और ऐसे बाहर निकल जा रही है, तो यहां पर क्या बनता चला जाएगा, डेजर्ट पेवमेंट बनता चला जाएगा। दीज लैंडफॉर्म आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, हर लैंडफॉर्म ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न्स, इसके पास पास भी क्या होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं जहां पर इंसान रहते हैं। सेटलमेंट पैटर्न याद रखना, 10th क्लास में बहुत ही डीप तरीके से आएगा सेटलमेंट पैटर्न। एंड एग्रीकल्चर इन एरिड रीजन। अब ये एरिड रीजन क्या होते हैं, एरिड रीजन का मतलब होता है सूखे प्रदेश। क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है शुष्क प्रदेश। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, शुष्क प्रदेश, यानी कि और इसको और समझो तो ड्राई लैंड। क्या बनेगा ये, ड्राई लैंड या शुष्क प्रदेश बन जाएगा, एरिड रीजन, जैसे कि रेगिस्तान, राजस्थान, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, है ना। एंड वेंटिफैक्ट्स एंड यार्ड डैंक्स अट्रैक्ट टूरिस्ट, इनको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं टूरिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट आपके लिए एक नया वर्ड है, ज्योग्राफी तो सुनते हो, ज्योग्राफर तो सुनते हो, तो देखो जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पत्थरों की, मिट्टी की शेप का, या वो कितने साल पुराने हैं, उनका क्या फायदा है, इस चीज के बारे में रिसर्च करते हैं, वो होते हैं जियोलॉजिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट ऑफ जियोग्राफी, साइंटिस्ट ऑफ लैंड को जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इंटरेस्टेड इन यूनिक डेजर्ट लैंडस्केप। ड्यून्स क्या होते हैं, अब देखो ड्यून्स क्या होते हैं, ये आया आपका एक मानो कि रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट, और यहां पर जो ये आप देखते हो रेत के बड़े बड़े गुंबद जैसे बने रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग कभी नहाते हुए हाथ से ऐसे बबल निकालते हो ना, शैम्पू या वो घोल के उसमें, या फिर वो बबल मेकिंग मशीन होती है जिसमें साबुन का झाग होता है और उसको आप फुलाते रहते हो, एक ऐसा ड्यून टाइप का बनता है, वैसा ही ड्यून ये भी होता है। समझे बात को, ये भी वैसा ही ड्यून होता है। धीरे धीरे समय के साथ, हवा के साथ ये शेप स्ट्रक्चर अपना चेंज करता रहता है। चलिए भैया क्या हो गया, दीज लैंडफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, बिल्कुल सही बात है, यहां हो गया, ओके हम तो यहां है। ड्यून आर हिल्स और रिज ऑफ सैंड, रेत के पहाड़ होते हैं, फॉर्म्ड बाय विंड इन डेजर्ट एरियाज, हवा से बनते हैं, और सैंडी कोस्ट। दीज आर सेवरल टाइप ऑफ ड्यून्स, भैया कौन कौन से होते हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ड्यून्स इंक्लूडिंग बार चेन ड्यून्स विच आर crescent shaped and form in area with limited sand and single wind direction। यानी कि एक इस तरीके का लैंडफॉर्म बन रहा है ना, एक इस तरीके का ड्यून बन रहा है, क्यों, क्योंकि हवा बार बार यहीं से आकर टकराती है और रेत को बाहर ले जाती है। अगर वो ऐसे आएगी तो यहां पर जो ड्यून बना हुआ है वो यहां से कटता चला जाएगा, ठीक है। चलिए भैया ये हुआ हमारा, कहां है हम, अच्छा, एंड लैंडफॉर्म एरिया विद लिमिटेड सैंड, ये हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून, तो लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून का मतलब क्या होता है, ऐसे सीधे खड़े हुए ड्यून्स, ठीक है। सीधे खड़े का मतलब है कुछ इस तरह के बने हुए वो ड्यून्स होते हैं, कुछ इस तरह के ड्यून्स वो होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स इंक्लूडिंग, ओके 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 ओके, विच आर लॉन्ग रिजेस। रिज का मतलब क्या होता है कि अगर ये एक ड्यून है ना, अगर ये एक ड्यून है तो ये इसका रिज है, और ये बहुत बड़ा रिज होता है इसका, ठीक है। फॉर्म पैरेलल टू प्रिविलेज विंड। स्टार ड्यून्स क्या होते हैं, जिसके मल्टीपल हैंड्स होते हैं या मल्टीपल रिजेस होती हैं, उसको स्टार ड्यून बोलते हैं। यहां पर आया पैराबोलिक ड्यून, यानी कि यू शेप ड्यून, इसको पैराबोलिक ड्यून भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या कहते हैं, देखो विंड, और ये होता है ड्यून। हॉर्न, हॉर्न क्या होता है, जिसके ऊपर नोक निकली हुई होती है। अलग अलग तरह के ड्यून इसमें दे रखे हैं, ठीक है। बार चेन ड्यून्स, ये देखो बार चेन ड्यून्स, और आपके ट्रांसवर्स ड्यून्स और स्टार ड्यून्स, बस इतना समझो अभी, ठीक है। चलिए देखो, ये मत समझना कि भैया चैप्टर बोल बाल के चले गए, अब कैसे समझेंगे, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं हमेशा आपके कमेंट के जवाब देता हूं, रिप्लाई करता हूं, और जो भी चीज समझ में नहीं आई है उसको शॉर्ट के फॉर्म में मैं आप सभी को समझा दूंगा मेरे दोस्तों। चलिए, स्टेबलाइज बाय वेजिटेशन, कौन से वाले, आपके पैराबोलिक ड्यून। फॉर ह्यूमन ड्यून्स, for humans dunes act as natural barriers against desertification and wind erosion। जो पूरा एरिया आपका रेगिस्तान में ना बदल जाए, डिजर्टिफिकेशन ना हो जाए, इसलिए विंड हेल्प करती है इरोजन से। एंड प्रोवाइड एरियाज फॉर टूरिज्म, बिल्कुल यहां पर कैंपिंग होती है, जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में कैंपिंग होती है डेजर्ट ड्यून की, ठीक है। अरब में बहुत जगह होती है। इन सम कोस्टल रीजन दे प्रोटेक्ट सेटलमेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सी विंड एंड वेव्स। इन एडिशन सैंड फॉर्म ड्यून्स सम टाइम यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, सैंड ड्यून, ठीक है। इतनी बात। अंडरग्राउंड वाटर, चलिए हमारे पास
चैप्टर खत्म होने वाला है, अंडरग्राउंड वाटर की तरफ आ गए हैं। यहां पर बेसिकली हमने विंड और वाटर से रिलेटेड ही चीजें ज्यादातर पढ़ी हैं सेकंड पार्ट में, है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पता है क्या पढ़ लिया, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह हमने पढ़ा, अर्थक्वेक्स वगैरह के बारे में, लावा फॉर्मेशन के बारे में, अलग अलग लैंडफॉर्म, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर स्पेशली इन एरियाज ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर होता है, एंड सॉल्यूबल रॉक। सॉल्यूबल रॉक क्या, जिसका इरोड हो के खत्म हो जाते हैं। क्रिएट्स यूनिक लैंडफॉर्म कॉल्ड कास्ट टॉपोग्राफी। क्या बोलते हैं, कास्ट टॉपोग्राफी। हिंदी में जिसको समझ में आए वो ये देखना भैया, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, कास्ट टॉपोग्राफी। क्या पढ़ेंगे, टॉपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है, टोपोग्राफी होती है जिसमें हम लैंड फॉर्म्स के बारे में और भी डिटेल में बिनिथ दी थ्योरी जाके पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी। और यह क्या है आपके पास, का टोपोग्राफी। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड इरोजन। केमिकल वेदरिंग आपने ऊपर पढ़ा था पिछले पार्ट में। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, कॉमन लैंडफॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो यहां पर क्लिक करके पहला पार्ट देख सकते हैं। वाटर इंक्लूड केव, ठीक है। अच्छा, केव बनती है इसमें, और ये जो आपका एक वर्ड बनेगा, इसको बोलेंगे स्टैलेक्टाइट्स। क्या पढ़ेंगे, स्टैलेक्टाइट्स। क्या पढ़ेंगे, मेरे साथ रिपीट करो, स्टैलेक्टाइट। स्पेलिंग से क्या बनता है, स्टैलेक्टाइट्स। क्या बनता है, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेक्टाइट्स, ठीक है। अच्छा, और ये क्या बनेगा आपका, स्टैलेगामाइट। क्या बनेगा, स्टैलेगमाइट। क्या बनेगा, स्टैलेगमाइट। स्टैलेक्साइट और स्टैलेगमाइट, ठीक है। क्या होता है ये, कॉमन लैंडफॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इंक्लूड केव, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगामाइट और सिंकहोल्स और डोलाइंस। समझो सारी बात को, यहां पर देखो, बस ये स्ट्रक्चर इसके लिए काम का है सबसे ज्यादा, बनाना आपको ये आना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा आप लोगों से, देखिए यहां पर स्टैलेक्टाइट क्या होता है भैया, स्टैलेक्टाइट होता है, ये देखो स्टैलेक्टाइट होता है फॉर्मेशन हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केव। हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, हैंगिंग, देखो ये है ना, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये क्या हो रहा है, स्टैलेक्टाइट हो रहा है। क्या बोलते हैं इसको, ऊपर से नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, स्टैलेक्टाइट हो रहा है। इसको बनने में बहुत बहुत टाइम लगता है। पिलर, यहां पर आप देखोगे ये क्या है, केव के अंदर पिलर है। केव, ये तो पूरी की पूरी केव है। स्टैलेग्माइट क्या होता है भैया, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि फॉर्मेशन राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव, जैसे कि शिवलिंग की तरह। इसको क्या बोलेंगे, स्टैलेग्माइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैलेग्माइट बोलेंगे। और केव माउथ, ये है आपका केव माउथ, और ये क्या है, सिंक होल है। ये है सिंक होल, ठीक है, क्या है, सिंक होल है। चलिए भैया आगे चलते हैं। ये देखो, ये है सिंक होल और ये है सिंक होल, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है अंदर से, ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे, ओके। अंडरग्राउंड वाटर, कुछ रहना नहीं चाहिए यार, ठीक है। अंडरग्राउंड रिवर, ग्राउंड कोलैप्स इनटू एन अंडरग्राउंड कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। सुना है ना, बंटी तेरे दांतों में कैविटी है क्या, मैंने लाइफ बॉय वाला बंटी डाल दिया। बंटी तेरे दांतों में कैविटी है क्या, यानी कि खाली जगह हो गई है क्या तुम्हारे दांतों में, ठीक है। एंड अंडरग्राउंड रिवर विच फ्लोज अंडरग्राउंड रिवर, मतलब कि जो, जैसे कि सरस्वती रिवर आज कहते हैं वो गायब हो गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाली, वो अंडरग्राउंड रिवर बन गई। हमें नहीं पता वो कहां से बह रही है। These landforms are important for humans because caves and underground river क्या करते हैं, फ्रेश वाटर देते हैं, टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिससे इकोनॉमी रन करती है। इन सम केसेस कल्चरल एंड रिलीजियस सैक्रिफाइसेस, या फिर सॉरी सिग्निफिकेंस। जैसे कि अमरनाथ में जाओ, उसमें क्या है बेटा, स्टैगमाइट है ना, स्टैगमाइट है ना, जैसे कि शिवलिंग नीचे से ऊपर बना हुआ है, स्टैगमाइट, ओके। एंड ओके ओके, ये है स्टैलेक्टाइट ऑल्सो अट्रैक्ट जियोलॉजिस्ट एंड एडवेंचर्स। एडवेंचर्स मतलब जो कि आप देखते हो व्लॉग बन रहा है ना, व्लॉग बनते हैं, लोग अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, मेकिंग देम वैल्यूएबल फॉर बोथ स्टडी एंड रिक्रिएशन। अच्छा, एक्सप्लोर करने के लिए कहा है, ऑब्जर्व द लैंड फॉर्म्स अराउंड योर स्कूल और रेजिडेंस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई विच एजेंट मे हैव क्रिएटेड देम। यह आप जब भी अपने घर से बाहर निकलो, स्कूल से बाहर जाओ या कहीं आप ट्रैवलिंग पे जाओ, तो आप वहां पर देखना यहां पर किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, या आप जहां रहते हो वो किस तरह की जगह पर, किस तरह के लैंडफॉर्म पर बनी हुई जगह है। लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर, यानी कि अलग अलग लैंडफॉर्म पे किस किस तरह के डिजास्टर्स आते हैं। पानी के पास वाली जगह पर अलग तरह के डिजास्टर आएंगे, ग्लेशियर्स के पास वाली जगह पर अलग डिजास्टर्स आएंगे, रेतीली जगह यानी डेजर्ट में अलग तरह के डिजास्टर्स आएंगे।
यहां पर देखते हैं क्या कहते हैं डिजास्टर के लिए। डिजास्टर के लिए बोला गया है देयर आर सेवरल डिजास्टर्स, यहां पर कुछ तरह के डिजास्टर एसोसिएटेड विद डिफरेंट लैंडफॉर्म, है ना, हर तरह के डिफरेंट लैंडफॉर्म के लिए अलग तरह का डिजास्टर होता है। एक्सप्लोर करने के लिए और क्या कहा है, कंप्लीट द एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ ईच टाइप ऑफ डिजास्टर विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। क्या बोला गया है कि न्यूज़पेपर की हेल्प से आपको एक्सरसाइज करना है कि यहां पर कौन कौन से डिजास्टर क्यों क्यों आए हैं, यहां पर बोला गया है, चाहे वो एटलस हो, मैप हो या फिर आपका न्यूज़पेपर हो। चलिए आगे क्या बोलते हैं यहां पर, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कहां पर होता है, लैंडस्लाइड होता है माउंटेन्स पर। कहां होता है मेरे भाई, माउंटेन्स पर होता है लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड क्या होता है कि जब किसी माउंटेन पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन साउंड नॉइस पॉल्यूशन यहां पर होता रहेगा, या फिर यहां इसके नीचे की मिट्टी ढीली होती रहेगी, तो यहां पर जो बने बने बड़े से पत्थर है या फिर जो भी इसका डिपोजिशन है वो नीचे 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 खिसकता रहेगा, और यहां पर जो मेन रोड या हाईवे होता है वो उस पर आकर ये चीजें गिर जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइड। कि लैंड खिसक रहा है, स्लाइड हो रहा है, लैंड स्लाइड। ठीक है, आपके स्कूल में भी होगा ना, स्लाइडर होगा जिसपे से आप फिसलते हो, हिंदी में फिसल पट्टी बोलते हैं उसे, लोहे की, तो वही क्या होता है, प्लास्टिक की भी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लैंड स्लाइड, वैसा ही होता है। ठीक है, जूम कर लेते हैं। चलिए भैया क्या बोलते हैं यहां पर लैंडस्लाइड के लिए, कि लैंडस्लाइड्स आर कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। मैंने बताया नॉइस कहां से आ रही है, नॉइस तो हम ही लोग कर रहे हैं ज्यादा, दैट मेक स्लोप अनस्टेबल, कि भैया ये जो ढलान होती है वो अनस्टेबल हो जाती है। हैवी एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से मिट्टी ढीली गीली कीचड़ भरी हो जाती है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाती है और लैंडस्लाइड होता है। नेचुरल लैंडफॉर्म रेनफॉल क्या है इसमें, एक नेचुरल कॉज है। एज वाटर सीप्स इनटू द सॉइल एंड रॉक, ये बिल्कुल इजी है। वेट एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन जो है उसकी ग्रिप जो है वो खत्म हो जाती है। अर्थक्वेक भी, हाँ, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन इसका बहुत बड़ा रीजन होता है। यहां पर आ जाओ, है ना, ये सबसे क्या बनता है, लैंडफॉर्म बनता है, लैंडस्लाइड होता है। स्टीप स्लोप, स्टीप का मतलब मैंने आपको बताया, जो चीज ऐसे है वो जेंटल है, और ऐसे या फिर ऐसे है वो क्या है, स्टीप स्लोप है, जिस पर चढ़ना मुश्किल हो जाए। अच्छा, स्टीप स्लोप एंड प्रेजेंस ऑफ लॉस ऑफ वेदर्ड रॉक फर्दर इंक्रीज दी रिस्क, ये रिस्क को बढ़ाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन इसका बहुत बड़ा कारण है, माइनिंग इसका बहुत बड़ा कारण है, बड़ी मशीनें ड्रिल्स उसमें चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लगातार, हॉर्न, बुलेट भी आप देखते हो ना, है ना, बुलेट से पटाखे छोड़ते हैं या बुलेट चलाते हैं, उससे भी क्या होता है, लैंडफॉर्म में उसमें वाइब्रेशन से अनस्टेबल होती रहती है वो मिट्टी। चलिए भैया, हिल साइड डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ स्लोप, पुअर ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम जो जहां का खराब होगा, पानी लीक हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है, और क्या हो रहा है, यहां जो मिट्टी है वो ढीली हो रही है। इतनी बात इसके पास हुई। चलिए, एवलांच, एवलांच कहां आते हैं भैया, एवलांच आते हैं ग्लेशियर्स पे, जहां पर बर्फ के पहाड़ होते हैं वहां पर एवलांच आते हैं। क्या आते हैं, एवलांच आते हैं, बर्फ यहां से खिसक जाती है। बहुत सारे हजारों लोग, सैकड़ों लोग एवरेस्ट पे देखो एवलांच आते रहते हैं, कैलाश के आसपास, हिमालयास के आसपास एवलांच आते रहते हैं। ठीक है, एवलांच कॉज कैसे होते हैं, सडन इनस्टेबिलिटी ऑफ स्नो की अनस्टेबिलिटी की वजह से हैवी स्नोफॉल हो जाती है, नीचे कमजोर होता है, ऊपर और ज्यादा हैवी हो जाती है, तो वो भी क्या होता है, खिसकने लग जाती है। ए शॉर्ट पीरियड एडेड एक्स्ट्रा वेट, ठीक है, एक्स्ट्रा वेट वहां पर हो रहा है, मेकिंग इट अनस्टेबल। इतनी बात हो गई है। नई लाइन पर आओ, ए सडन राइज इन टेम्परेचर, क्या है भैया, अब यहां पर देखो कि भैया हाँ ये पहाड़ है, इसके ऊपर क्या है भैया, बहुत सारी स्नो है, लेकिन यहां पर क्या है, सूरज मामा है ना, यहां पर बहुत सारी सनरेज पड़ी और ये धीरे 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 मेल्टू होने लगा, मेल्टू होने लगा, और क्या हुआ यहां पर, एवेलांच आ गया। ठीक है, एवलांच आ गया बर्फ के खिसकने की वजह से। जैसे लैंडस्लाइड होता है मिट्टी के खिसकने की वजह से, पत्थरों के खिसकने की वजह से, ऐसे ही एवलांच आता है बर्फ के खिसकने की वजह से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स का इसमें हेल्प कर सकती है, क्रिएटिंग फर्जाइल लेयर, भाई हाँ बिल्कुल सच बात है। नेचुरल डिस्टर्बेंस सच एज अर्थक्वेक कभी आता है, तो बर्फ ये वाली तो वैसे ही बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो अर्थक्वेक से एकदम खिसक जाएगी ये। एंड वाइब्रेशन, वही अच्छा हुआ यहां पर बुलेट नहीं लेके जा सकते। एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक
स्कीइंग। स्कीइंग क्या होती है वो देखते हो ना आप, ऐसे ऐसे करके चलाते हैं बर्फ पे उसको, स्कीइंग, उससे भी एवलांच आता है। ट्रैकिंग यानी कि हमारे चलने से भी इस पर क्या होता है, बर्फ खिसकती है, फिसलती है, पार्टिकल्स लूज होते रहते हैं इन माउंटेन एरियाज। कैन ट्रिगर एवलांच बाय डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ द स्नो कवर्ड स्लोप। स्नो कवर्ड स्लोप की मतलब एक स्लोप है, यहां पर स्नो से कवर्ड है और यहां पर लगातार ट्रैकिंग हो रही है ना, स्कीइंग हो रही है, जिसकी वजह से बर्फ खिसक कर क्या आ जाएगा, एवलांच आ जाएगा और सब इसके नीचे दब जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है एवलांच। केदारनाथ में भी आते रहते हैं, केदारनाथ के और आगे जाके जी। अब ये ग्लोव्स क्या है भैया, देखो ये नया टर्म है, पक्का मुझे लगता है पूछा जाएगा ये आपके एग्जाम्स में। क्या होता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लोज। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो, देखो क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ग्लोव्स आर कॉज्ड बाय द सडन रियलाइज। देखो एक सेकेंड, कर लिया जूम, ओके आगे देखो, उसको रहने दो जहां पर है। सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियल लेक्स ड्यू टू नेचुरल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। अभी आपने एक उत्तराखंड के चमोली वाला पढ़ा था ना कि 2017 में यहां पर बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, फ्लड आया था। क्यों आया था, यही उसका एक कारण है। क्या है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, फ्लड है ना, हाँ फ्लड है, मतलब कि टाइम से पहले ही ग्लेशियर का बहुत ज्यादा पानी को छोड़ देना। क्यों छोड़ देता है वो पानी, वो उसका सीधी सी बात है, टेंपरेचर में बहुत बड़ा कोई ना कोई बदलाव हुआ है। रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, रैपिड का मतलब है बहुत जबरदस्त तरीके से मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स, पानी को रोकने का। अब बर्फ से पिघली हुई बर्फ के पानी को रोकने का भैया क्या ही वहां पर डैम बनाएंगे, है ना, बर्फ पर तो ड्रिलिंग भी नहीं कर सकते आप ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बोला था, द साइज एंड वाटर लेवल ऑफ ग्लेशियर लेक्स डिपेंड करता है। पुटिंग प्रेशर ऑन देयर नेचुरल डैम्स मेड ऑफ आइस और लूज मोरेन्स। ठीक है, अब जो मोरेन्स है, मोरेन्स की वजह, मोरेन्स भी एक तरीके के क्या है, वो भी नेचुरल, देखो मोरेन्स तभी बनते हैं जब ग्लेशियर पिघल जाते हैं, वरना वो ग्लेशियर नेचुरल डैम्स का ही काम करते हैं, पिघले हुए ग्लेशियर के पानी को सेटलमेंट्स में, डेंस ह्यूमन पॉपुलेटेड एरियाज में पहुंचने से पहले प्रोटेक्ट करते हैं। हैवी रेनफॉल और इंटेंस स्नोफॉल कैन ऐड एक्सेस वाटर टू द लेक्स। अब लेक्स बहुत ज्यादा बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल और बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से भर जाती है, तो क्या होता है, उसको पानी ओवरफ्लो हुआ है तो बाहर भी जाएगा, है ना। अर्थक्वेक, एवलांच एंड लैंडस्लाइड्स में स्ट्राइक द लेक और वीकन द डैम, leading to its sudden collapse. As a result, the stored water is released abruptly, causing destructive flood in downstream areas. Downstream areas क्या कि यहां पर इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होंगे जहां से पानी बहता हुआ आ रहा है बहुत तेज स्पीड से, क्योंकि कोई नेचुरल डैम भी नहीं है, और ये सारे डेंस पॉपुलेटेड सेटलमेंट्स, ह्यूमन एरियाज, सारे उसकी चपेट में आ जाएंगे और बह जाएंगे। बोला जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसी की वजह से डिमोलिश हुई। ठीक है, आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी इसके अंदर। मिटिगेशन मेजर, रिसेंट एग्जांपल, प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं इन चीजों के। प्रोन एरियाज मतलब कि कहां पर हो सकता है ये अब भी। डस्ट स्ट्रोम, अब ये डस्ट स्ट्रोम किसके लिए है भैया, डस्ट स्ट्रोम है उनके लिए जो कि डेजर्ट में रहते हैं, यानी कि रेगिस्तानी या रेतीले इलाकों में रहते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है इसके अंदर कुछ भी। देखो डस्ट स्ट्रोम आर कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स लिफ्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लूज ड्राई एंड सैंड इनटू द एयर, जिसकी वजह से हमारे पास अलग अलग डेजर्ट में क्या बन रहे थे, लैंडफॉर्म बन रहे थे, यार्डेंग्स बन रहे थे, सैंड ब्लास्टिंग हो रही थी, है ना, ये सारी चीजें हो रही थी। किसकी वजह से, जो लूज पार्टिकल है। अब यहां से सारी रेत अगर उड़ के चली जाएगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना, लेकिन यहां से जो ढीले ढीले रेत के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वही जाते हैं। प्रोलॉन्ग डॉट एंड लो रेनफॉल ड्राई आउट सॉइल मेकिंग इट इजियर फॉर विंड टू पिक अप द फाइन पार्टिकल्स। क्या होता है, थोड़ी सी बारिश की वजह से वहां पर जो आपके
रेत के कण होते हैं वो और ज्यादा लूज हो जाते हैं। उसके बाद में जब आप देखते हो ना, बारिश के बाद या बारिश से पहले कभी कभी हवा चलती है तो बहुत ज्यादा आंधी तूफान बोला जाता है, धूल मिट्टी उसके अंदर उड़ती है, घर कितना भी साफ कर लो उसके अंदर धूल आ जाती है, वो यही चीज होती है। डस्ट स्ट्रोम आर कॉमन इन डेजर्ट एंड सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब होता है सूखी जगह है, रीजन वेयर दी सॉइल इज लूज एंड ड्राई, जहां पर सॉइल लूज होती है और सूखी होती है, यानी कि ढीली ढाली होती है। ड्राई स्पर्स वेजिटेशन कवर्स ऑफ्टन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों होता है, देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों होता है, चलो इसको आगे बताऊंगा कभी। क्लाइमेट चेंज, ओके ओके कहां गया, हाँ, ओवर ग्रेजिंग और पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ओवर ग्रेजिंग क्या है कि कहीं पर घास लगी है 50 गाय भैंस के खाने की, लेकिन वहां पर 150 गाय भैंस पहुंच जाती है, तो क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग उसको बोला जाता है। और पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो लीव द लैंड एक्सपोज, लैंड को खराब कर देती हैं ये चीजें। क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस कैन फर्दर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डस्ट स्ट्रोम। समझ में आई इतनी बात, इतना क्लियर है ना, आज जितना करा उतना क्लियर है। चलिए भैया, दी अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्या हो रहा है भैया, अर्थ का सरफेस लगातार बदल रहा है। ये आपको पहले लेक्चर से ही समझ में आने लग गया था, है ना। ड्यू टू पावरफुल फोर्सेस वर्किंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। भैया हर जगह से प्रेशर लगने की वजह से अर्थ चेंज हो रहा है। जैसे कि भैया ये रहा हमारा अर्थ, है ना, इसके अंदर है कोर जो कि बहुत गर्म होता है। अब अंदर से जो एनर्जी है वो बाहर जा रही है ना। आप अपने मुंह में हवा भरो, है ना, तो क्या हुआ, एनर्जी बाहर जाना चाहती है, ठीक है, ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं एपीरियोजेनिक। अंदर से जो प्रेशर बाहर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं एपीरियोजेनिक। और कुछ चीजें हैं, कुछ तरह की चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास हुआ हैवी रेनफॉल, आंधी तूफान, बारिश, ग्लेशियर, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब बाहर से लगने वाला फोर्स है जिसकी वजह से वेदरिंग हो रही है और इरोजन हो रहा है। तो अंदर बाहर दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है। इंटरनल फोर्स सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ये सारी चीजें, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, क्रिएशन, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोज, माउंटेन वैली and ocean basins, while extreme forces like weathering, external forces like weathering, दोनों चीजें समझी हैं। नई लाइन पर चलते हैं। Together these natural processes give rise to the diverse landform। इन्हीं की वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म हमारे पास बनते हैं। और क्या है यहां पर है, टुडे फ्रॉम द हाईएस्ट पीक ऑफ द डीपेस्ट ओशन फ्लोर्स। जैसे कि मैरियाना ट्रेंच है, ट्रेंच सबसे गहरा है मैरियाना ट्रेंच, एवरेस्ट से भी ज्यादा समुद्र के अंदर गहरा है। 2 या 3 एवरेस्ट उसके अंदर चले जाते हैं तब भी मैरियाना ट्रेंच की जो गहराई है वो फुलफिल नहीं हो सकती। ह्यूमन लाइफ टू इज डीपली कनेक्टेड टू दीज लैंडफॉर्म। हाँ, हर जगह पे हम लोग रहते हैं, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, हर जगह रहते हैं। as it influence our climate, resources, settlements and culture। हर जगह पर उनके कल्चर के हिसाब से कुछ ना कुछ डिफरेंशियलिटीज होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस हेल्प्स अस अप्रिशिएट नेचर्स पावर एंड प्रिपेयर वाइजली फॉर नेचुरल डिजास्टर, इंश्योरिंग अ सेफर एंड मोर सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद अवर प्लैनेट। यही चीजें हमें सिखाती हैं कि अगर हम पहाड़ों पे रहते हैं तो हमारा नेचर के लिए कुछ और होता है। हम कहीं बर्फ पर रहते हैं तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं तो गर्म तो नहीं पर हल्के लेकिन पूरे कपड़े पहनते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीजें होती हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म के हिसाब से हम खुद को एडजस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, वरना ये लैंडफॉर्म हमें मॉडिफाई और चेंज कर देंगे। बिफोर वी मूव ऑन, आगे बढ़ने से पहले हमको और क्या समझना होगा। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लेयर्स। अर्थ कैसे बना है भैया, जाहिर सी बात है सर, लेयर से बना है। किससे बना है, अलग अलग लेयर से बना है। कौन कौन सी लेयर, सबसे बीच में यह है आपका कोर, कोर से ऊपर क्या है आपका मेंटल, और मेंटल से ऊपर क्या है हमारा क्रस्ट है। 2 तरह के क्रस्ट होते हैं, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अच्छा, इंटीरियर फोर्स ऑफ द अर्थ, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनोज, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। दूसरा है एक्सटर्नल फोर्स लाइक वेदरिंग, इरोजन के क्रेव स्मॉलर लैंडफॉर्म। इन सारी चीजों से क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं। The surface of the earth is curved by agents of gradation। कौन कौन से होते हैं, विंड होते हैं, और क्या होता है हमारा, विंड होते हैं, टाइड होते हैं, वाटर होता है, वेव होता है, ग्लेशियर होता है और अंडरग्राउंड वाटर। क्या होता है ये हमारा, ये ग्रेडेशन, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। जैसे कि आपके और मेरे बीच में ये कैमरा, इंटरनेट, ये लाइट,
मैं, ये बोर्ड, ये पेन, ये पीपीटी चेंजर, ये सारा क्या है? एजेंट ऑफ इस क्लास के एजेंट ऑफ लेक्चर हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही एजेंट ऑफ ग्रेडेशन भी होता है। कुछ क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज आपको दे रखी है जो स्कूल आपको बताएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर रिक्वायर्ड टू कॉज मूवमेंट? कौन कौन से सोर्स होते हैं जो मूवमेंट रिक्वायर कर मूवमेंट बनाते हैं विद द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ? कौन कौन से होते हैं भैया? वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, लावा हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें अंदर अंदर होती हैं अर्थ के। ठीक है, ओके भैया। यहां पर हुआ आपका, ये देखते हैं यहां पर क्या है। ओके, ये है आपका हाउ आर डिफॉरेस्टेशन एंड इरोजन एसोसिएटेड विद ईच अदर। अलग अलग क्वेश्चन आपको इसके अंदर दे रखे हैं इन्होंने, ये आपको करना होगा डेफिनेटली। लैंडस्लाइड रेडी नाउ टू स्टे सिक्योर। देखो भैया, लैंडफॉर्म आपको पता चला ना किसको बोलते हैं? ये मिट्टी यहां से खिसकी सड़क पर आकर गिरी, इसी को लैंडस्लाइड बोला जाता है। ये देखो यहां पर भी सेम है, लैंडस्लाइड बोला जाता है। ठीक है, एक एक्टिविटी नंबर 15 पढ़ रहा हूं। डिवाइड द क्लास, ये टीचर के लिए है। डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स, ईच ग्रुप विल वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट, वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। द प्रोजेक्ट शुड हाईलाइट द कॉजेज। ठीक है, क्या है? हाईलाइट द कॉजेज इंपैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड द एनवायरमेंट एंड मिटिगेशन मेजर्स। ओके गाइस, तो ये चैप्टर आपका यहीं तक था। बहुत जल्दी मिलूंगा आपको चैप्टर नंबर 3 के साथ। बिल्कुल मेरा इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग।